दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज मैं आपको डीटीएच, एसएमपीएस या डीटीएच पावर सप्लाई रिपेयर करना सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखकर आप आसान तरीके से पावर सप्लाई रिपेयर करना सीख सकते हैं। वीडियो थोड़ा-सा लंबी भी हो सकती है या मैं कोशिश करूँगा इसे छोटी बनाने की, लेकिन जो भी चीज़ें हों शायद आपको डिटेल से समझाने में वीडियो लंबी भी हो सकती है। लाइव डबिंग कर रहा हूँ इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग सीखना चाहें तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सिखाने की। और पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर लेना। आप मुझे इंडिया के किस स्टेट से देख रहे हैं ये ज़रूर बताना, ताकि आप लोग के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूँ और इस तरीके से वीडियोस देता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बातें न करते हुए। ये डीटीएच पावर सप्लाई है या डीटीएच एसएमपीएस भी इसे कहते हैं। एसएमपीएस मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई। और इसमें देखिए आपको नॉर्मली अलग-अलग वोल्टेज यहाँ पर है ना बने हुए हैं जो आउटपुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। फॉल्ट इसमें दोनों में से किसी भी सेक्शन से आ सकता है। अगर आप पीछे लाइन देखें तो प्राइमरी वाला जो होता है ये वाला लाइन लाइन के इस तरफ का होता है और सेकेंडरी ये वाला। तो प्राइमरी जो सेक्शन होता है वहां पर हमारा 220 वोल्ट इनपुट किया जाता है और उसके बाद ये सब स्विचिंग वगैरह होकर ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन करवा के फिर आपको आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी सेक्शन के थ्रू देता है। ये तो इसकी बेसिक चीजें हैं, मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर सप्लाई में खराबी कहाँ से आ रही है, ये सबसे पहले हमें फ्यूज बताता है। जो इसका फ्यूज लगा होता है ये बताता है। अगर यहाँ पर फ्यूज सही है तो इसका मतलब प्राइमरी सेक्शन लगभग सही होने के चांसेस होते ही है। लगभग, ये नहीं है कि फ्यूज सही है तो प्राइमरी सेक्शन सही होगा, लेकिन फ्यूज देखने से ये जरूर पता चलता है कि आपका प्राइमरी सेक्शन लगभग सही हो सकता है। बाकी तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। अगर फ्यूज खराब है तो प्राइमरी सेक्शन में कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर होगा। अब यहाँ पर फॉल्ट क्या आता है, कभी कभी सेकेंडरी सेक्शन से भी आता है, वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन पाती, कोई वोल्टेज मिस हो जाती है या कोई भी चीजें हैं, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो फॉल्ट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखने के लिए यहाँ पर देखिए इसमें फ्यूज फ्यूज देखिए कंडीशन क्या है, इसमें फ्यूज जला हुआ है। अगर हम मल्टीमीटर से फ्यूज को चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी मोड में देखिए, कंटिन्यूटी मोड में फ्यूज को आप इस तरीके से चेक करें या बाहर से या तो खोल के चेक करें, बात एक ही है। देखिए फ्यूज इसमें कुछ भी नहीं है। अगर सही फ्यूज होता तो कुछ इस तरीके से कंटिन्यूटी मारता। फ्यूज खराब है, इसका मतलब इसके प्राइमरी सेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब कहाँ से है, प्राइमरी सेक्शन में लगे हुए कंपोनेंट्स को हमें चेक करना है। अब इसकी टेस्टिंग दो तरीके से होती है, एक होती है कोल्ड टेस्टिंग, एक होती है हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग इसमें वोल्टेज को देकर की जाती है। हॉट टेस्टिंग अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पे सिर्फ सीखना चाह रहे हैं तो हॉट टेस्टिंग ना करने के बजाय इसकी कोल्ड टेस्टिंग कीजिए। कोल्ड टेस्टिंग में सेफ तरीका ये होता है कि कोल्ड टेस्टिंग इसको बोलते हैं कि पीसीबी को मल्टीमीटर से चेक करना, इसमें वोल्टेज ना देना। तो कोल्ड टेस्टिंग ही ज्यादातर मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि नए लोग हमारे चैनल को विजिट करते हैं, सीखना चाह रहे हैं तो कोल्ड टेस्टिंग बेटर विकल्प है उनके सीखने के लिए। करंट लगने का खतरा नहीं होता है। लेकिन टेस्टिंग के टाइम पे सीरीज बल्ब का हेल्प आपको जरूर लेना है, इतना याद रखना। अब प्रोसेस थोड़ी सी समझा देता हूँ आपको, ये काम किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पर एसी वोल्टेज देते हैं 220 वोल्ट और ये फ्यूज के थ्रू हमारे यहाँ पर ये कॉइल है, ठीक है। ये काफी लोग इसको ट्रांसफॉर्मर समझते हैं, क्लियरली बता दो ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, ये इंडक्टर कॉइल होती है। ये 2 पार्ट वाली इंडक्टर कॉइल है जिसमें से न्यूट्रल और फेज इसमें जा रहा है, ठीक है। और नॉर्मली इंडक्टर कॉइल इस तरीके की होती है, एक पार्ट वाली होती है, ये 2 पार्ट वाली है। इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों के लिए इंडक्टर ये फिल्ट्रेशन के लिए दिया गया है। अब कोडिंग का भी आपको बता देता हूँ। देखिए जो इंडक्टर कॉइल होती है इसके बगल में जो कोड होता है वो एल करके होता है। कॉइल्स के बगल में अक्सर एल करके लिखा रहता है, इसके नीचे भी एल होगा डेफिनेटली। फ्यूज के बगल में फ्यूज या एफ लिखा हुआ होगा, डायोड के बगल में डी, कैपेसिटर के बगल में सी, रेजिस्टेंस के बगल में आर, और कैपेसिटर इस तरीके का भी होता है जिसके बगल में सी लिखा होता है। बाकी देखिए कैपेसिटर इस तरीके का भी होता है, इसके बगल में सी। तो समझ गए आप। बाकी ये जो है ऑप्टोकपलर है, इसके बगल में ज्यादातर आईसी लिखा हुआ या फिर यू लिखा हुआ मिलता है, यू या आईसी। ये भी आईसी है तो इसके बगल में यू या आईसी, ठीक है। और ये जो ये ट्रांजिस्टर टाइप का होता है, असल में जो ट्रांजिस्टर जैसे दिखने वाले कंपोनेंट होते हैं अक्सर उसके बगल में क्यू लिखा हुआ रहता है। ट्रांजिस्टर की कोडिंग क्यू से करी जाती है, इतना मैंने आपको बता दिया, ये चीजें आपको समझा दी। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या है, यहाँ से वोल्टेज इनपुट करा, ये फ्यूज के माध्यम से फिल्टर होके इस कैपेसिटर पे जाता है। जी हाँ, फेज न्यूट्रल डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे जाता है। उसके बाद ये जो है जो एसी होता है वो फिल्टर हुआ इन दोनों कंपोनेंट से। फिर उसके बाद एसी फिल्टर होके इसमें जाता है डायोड में। फिर डायोड उसको डीसी बनाता है। फिल्टर थोड़ा इन्होंने कर लिया, फिर डायोड उसको क्या करता है, डीसी बनाता है। फिर डायोड डीसी बनाने के बाद इस कैपेसिटर को देता है। इस कैपेसिटर से और फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद फिर उसके बाद ये जो आईसी है उस पर वोल्टेज जाती है। फिर उसके बाद आईसी जो है स्विचिंग करती है
और स्विचिंग करके जो सिग्नल है वो ट्रांसफॉर्मर को देती है। एसएम ट्रांसफॉर्मर, चॉपर भी बोलते हैं, काफी लोग अलग अलग नामों से इसको बोलते हैं। तो इस एसएम ट्रांसफॉर्मर को ऐसी सिग्नल देती है और एसएम ट्रांसफॉर्मर इस स्विचिंग करके आउटपुट में जो वोल्टेज देनी होती है वो इन डायोड्स को देता है। ये डायोड्स फिर क्या है, फिर से इसको, हाँ, प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। आईसी तक हमारी वोल्टेज, ये कैपेसिटर से जो आईसी तक वोल्टेज जाती है ये हमारी डीसी जाती है। फिर ये उसको स्विचिंग करके एक फ्रीक्वेंसी बनाकर इसको देता है ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर डीसी वोल्टेज में काम नहीं करता, एसी वोल्टेज में काम करता है। जब उसमें फ्रीक्वेंसी बनेगी, इस आईसी के माध्यम से स्विचिंग होगा, फ्रीक्वेंसी बनेगी, तो ये जो है एसी पे काम करेगा, ये फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। तो यहाँ पर इतनी प्रोसेस होगी, फिर इसके बाद ये जो है उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो फिर ये लो वोल्टेज में आ गया, तो इसमें अभी भी एसी है। ये फिर हमारा जो इसके अंदर जो एसी बना, ये इन डीसी, इन डायोड्स को ये देगा एसी। फिर ये डायोड फिर डीसी बना के इन कैपेसिटर्स को देंगे, ये कैपेसिटर फिर फिल्टर करके आउटपुट करेंगे। ये प्रोसेस होती है। बाकी कंपोनेंट्स अलग अलग फिल्ट्रेशन के लिए, अलग अलग जगह के लिए लगे हो, तो फिर डीप हम जितना जाएंगे उतना, एक हल्का सा मैंने आपको बेसिक इसकी प्रक्रिया बता दी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्राइमरी सेक्शन है, ये जो प्राइमरी सेक्शन है, अब ये जो फ्यूज उड़ा है, ये प्राइमरी सेक्शन में ही कुछ ना कुछ फ्रॉटिंग हुई है, इसकी वजह से उड़ा है। कहाँ से है, चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, इस कैपेसिटर, इसको सबको चेक करना है, जो कि प्राइमरी सेक्शन में लगे हुए हैं। अब एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, कंपोनेंट्स को चेक करने का मैंने पहले आपको बता दिया, मल्टीमीटर चलाने का तरीका, उसको देख लेना। कंपोनेंट्स सभी आपको चेक करने हैं, ठीक है। कैसे करने हैं वो वीडियो देख के आप सीख सकते हैं, फिर भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अक्सर ज्यादा कंपोनेंट्स हम बजर मोड में ही या कंट्यूटिव मोड में ही चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले तो हम फ्यूज को हमने चेक कर लिया, डेड है। अब हम यहाँ पर डायोड्स को देखेंगे। ये डायोड ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब किसी भी डायोड में हमें शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब डायोड को उल्टा सुल्टा करके चेक करा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी सीरीज में एक दूसरे के साथ में लगे हुए हैं, एक ब्रिज बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए उल्टा सिल्टा में भी रीडिंग दिखा रहा है। लेकिन अगर किसी में भी मुझे यहाँ पर कंटिन्यूटी बीप मिलती है तो फिर डाउट हमारा बढ़ जाएगा। अभी नहीं है, अभी ठीक है, नॉर्मली हमने बेसिक तरीके से चेक कर लिया। अब हम इस कॉइल पे चलेंगे। कॉइल क्या है ना, ये दो पार्ट में बटी हुई है। तो एक का सिरा यहाँ से यहाँ तक है, एक का सिरा यहाँ से यहाँ तक है। तो कॉइल में हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं मिल रही है। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं, इसमें भी कंटिन्यूटी मिल रही है, कॉइल सही तरीके से काम कर रही है। अब हम किस कैपेसिटर पे चेक करेंगे कि शॉर्टिंग तो नहीं है। हालांकि इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ भी ये तीनों चीजें ठीक है हमारी। अब हम चलते थोड़ा सा आगे, जो इसके बाद में लगा हुआ है ये है मेन कैपेसिटर, जो कि रेक्टिफायर के जस्ट बाद में लगा हुआ रहता है। चलिए इसमें चेक करते हैं। इसमें देखिए फुल शॉर्टिंग आ रही है, फुल शॉर्टिंग में नहीं बल्कि 18, इसमें देखिए रीडिंग 18 आ रही है, 18 रेजिस्टेंस की रीडिंग दिखा। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग तो है, लेकिन कहाँ से है, इसमें जो शॉर्टिंग है वो कहाँ से है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपको कैपेसिटर में शॉर्टिंग अगर दिखती है तो ज्यादातर यहाँ पर ये आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ से जो प्लस माइनस जाती है ना वो डायरेक्ट आईसी पे ही जा रही है। या तो आपका कैपेसिटर शॉर्ट है, अगर कैपेसिटर क्या होता है ना, फूला है, थोड़ा फटा है या गले है इसके लेग, तो आप शक कीजिएगा कि आपका ये कैपेसिटर खराब हो सकता है। चलिए फिर भी हम कैपेसिटर की एक लेग उठा के चेक कर लेंगे। लेकिन कैपेसिटर के बाद जो है आईसी ही लगी हुई रहती है। देखिए कैपेसिटर का जो माइनस टर्मिनल है, इसकी लेग को देखिए, ये आईसी के इन दोनों से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट उसी पिन से जुड़ा है। अब प्लस टर्मिनल को देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, और इसके बाद में यहाँ पर गया और इनसे जुड़ा हुआ है 5, 6, 7, 8 से। ये देख प्लस टर्मिनल अब यहाँ तक आया, यहाँ से ट्रांसफॉर्मर की जो लेग है वो यहाँ तक इसको करवाती है। देखिए इसके बाद ही यहाँ तक, यानी कि ये आईसी के इस और इस लेग से प्लस माइनस जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर डाउट हमें आईसी पे है, लेकिन फिर भी हम एक बार कैपेसिटर को चेक, काफी कंडीशन में कैपेसिटर भी खराब रहता है तो चेक जरूर करेंगे। कैपेसिटर की एक लेग हमने ऊपर उठा ली है, अब उसी हम ट्रैक पे चेक करेंगे कि अब भी शॉर्टिंग है या फिर नहीं। अब भी शॉर्टिंग है, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर है वो खराब नहीं है, कुछ और खराब है, यानी कि आईसी खराब है। देखिए कैपेसिटर की जो लेग है उसमें हमने चेक किया तो रीडिंग मिल रही है कैपेसिटर के चार्ज होने की। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो कैपेसिटर है अक्सर सही निकलता है, आईसी में ही कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। देखिए कैपेसिटर की लेग फिर जैसे हमने निकाली थी वैसे फिक्स कर लेनी है। वैसे भी कैपेसिटर की शॉर्टिंग बहुत कम चांसेस होती है इसके आने के। कैपेसिटर तभी फूलता फटता है जब हाई वोल्टेज अचानक से आ जाए, लेकिन आईसी ओवरहीट होने से कभी कभी खराब
हो ही जाती है, ऐसी है भाई, खराब होने के चांसेस तो होते ही हैं। अब इसको हम निकाल के देखेंगे सॉर्टिंग का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। तो फाइनली ऐसी को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको इस पॉइंट पे दिखाता हूँ। देखिए कोई भी शॉर्टिंग अब नहीं है। तो आईसी के मैं आपको इस पिन पे दिखाता हूँ सबसे पहले, फर्स्ट दूसरी पिन पे और इन पे आपस में शॉर्टिंग डेफिनेटली बता रहा होगा। ये देखिए फर्स्ट दूसरी पे, क्योंकि फर्स्ट दूसरी आपस में कनेक्ट होती है और इन पे फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये देखिए 18 जो वैल्यू दिखा रहा था ना, वो आईसी के इसमें आ रही है। देखिए 18 जो वैल्यू है मल्टीमीटर, देखिए ये 00 पे, तो ये जो वैल्यू है आईसी पे दिखा रही है, नहीं कि आईसी हमारी खराब है। अब इसकी जगह पे हम एपीएससी बायस लगाएंगे तो देखें हमारे पास है कि नहीं। 2-3 आईसी हमारे पास है ये वाली, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एपीएससी बायस भी दो टाइप की आती है, एक ये वाली है और दूसरी ये वाली। ध्यान दीजिए दोनों का नंबर वही है, AP8022, नीचे का नंबर देखिए अलग है। इसमें देखिए AP8022, देखिए दोनों सेम ही है, लेकिन अंतर किसमें है, इसमें रीडिंग का। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसी AP8022 में लगनी है उसमें देखिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट दूसरी पिन आपस में कनेक्ट है और तीसरी चौथी अलग है, 5 6 7 8 आपस में कनेक्ट है। तो इसमें देखिए फर्स्ट दूसरी का हम टेस्टिंग करते हैं सबसे, फर्स्ट और दूसरी लैग का ये आपस में कनेक्ट है कि नहीं। इसमें देखिए फर्स्ट दूसरी आपस में कनेक्ट है और 5 6 7 8 आपस में कनेक्ट है कि नहीं, वो भी हम चेक करेंगे। एक सेकंड, फर्स्ट दूसरी ये वाली थी, ये देखिए माफ करना, फर्स्ट दूसरी हमारी ये वाली लेग थी, ये वाली देखिए, ये इसमें 900 रीडिंग आ रही है, बल्कि फर्स्ट दूसरी आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं है। ये आईसी के यहाँ से जस्ट नीचे फर्स्ट और दूसरी, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट इसमें नहीं है। 5 6 7 8 आपस में कनेक्ट है, वो देखते हैं। ये देखिए 5 6, चलिए 5 और 6 तो कनेक्ट है, लेकिन 7 8 नहीं है। 7 8 भी यहाँ पर देखिए नहीं दिखा रहा है, लेकिन फर्स्ट दूसरी आपस में कनेक्ट नहीं है। इसके बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू दिखा रही है जो कि नहीं आनी चाहिए, या ऐसी हमारे हमारे इसमें नहीं लगनी है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। और दूसरी ऐसी जो है, ये हमारे पास ओरिजिनली ये तो हमने किसी सर्किट से निकाल के रखी हुई थी, जो सर्किट डैमेज हो गया था। इसमें फर्स्ट दूसरी का देखिए, इसमें फर्स्ट और दूसरी आपस में ये कनेक्ट है। देखिए फर्स्ट और दूसरी आपस में ये कनेक्ट है, बाकी 5 6 7 8 भी आपस में इसमें कनेक्ट है, ठीक है। तो ये वाली जो है वो लगनी है, जिसमें फर्स्ट दूसरी आपस में कनेक्ट नहीं होती है वो मत लगाएं, आपकी ऐसी तुरंत ब्लास्ट हो जाएगी सर्किट में लगाते ही। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है इजीली पहचान पाएंगे। तो जब भी जाए, जिसके यहाँ भी जाए खरीदने, तो देख लेना जरूर है। एंड यहाँ पर देखिए 4 लेग आपस में कनेक्ट वाली भी एपीएससी बाइस होती है, और वाइपर बाइस वाले भी सर्किट होते हैं, उनमें ऐसी देख कर ही लगाना। उसमें भी दो टाइप की ऐसी आती है, वो भी अलग अलग होती है, तो ध्यान से आपने करना है। अब देखिए ऐसी के ऊपर एक इस तरीके का कट है, और सर्किट में भी एक ऐसे सिंबल बना हुआ है, तो ऐसे आपने इसको माउंट करना है, इसके ऊपर कट देखते हुए माउंट करना है, गलत माउंट नहीं करना है, या फिर गलत नहीं लगाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से, और मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ऐसे ही कर लेता हूँ मैं। चारों कनेक्ट कर लिए आपस में, बाकी ये दोनों भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, और ये अलग अलग होंगी कनेक्ट, ये वाली अलग अलग होगी कनेक्ट, बस फर्स्ट दूसरी एक साथ और 5 6 7 8 एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी। अब इतना करते ही मैं आपको कैपेसिटर पे दिखाता हूँ रीडिंग। देखिए अब सही है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसकी वैल्यू दिखाता है, ठीक है, हर किसी सर्किट में ये वैल्यू दिखाता है। बाकी ये देखिए एक साइड को कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इतना करने के बाद अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे सीरीज में, और इस तरफ अगर खराबी होगी तो इस तरफ वोल्टेज से रिलेटेड इश्यू आएगा, फ्यूज नहीं उड़ेगा। तो यहाँ पर सोल्डिंग कर लिया है। अब मैं देखिए इसमें फ्यूज को चेंज करता हूँ, क्योंकि फ्यूज भी यहाँ पर बर्न हुआ है। फ्यूज को चेंज कर लेता हूँ, दूसरा फ्यूज है अपने पास, ठीक है, सही कंडीशन में है। चलिए अब हम एक बारी चेक कर लेते हैं। इसको मैंने पावर दे दिया है,
इसको हम डीसी एक सेकेंड एसी पे हम 700 पे रखेंगे और इधर पे वोल्टेज हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर 220 19 21 वोल्ट समथिंग आ रहा है, यानी कि ये इनपुट कर रहा है वोल्टेज सही तरीके से। अब चीज आउटपुट वोल्टेज भी हम चेक करें तो डीसी इसको 200 पे रखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आउटपुट वोल्टेज का पॉइंट इस तरफ है। चलिए ऑन कंडीशन में अभी तो ध्यान से करना है और सीरीज बल्ब के थ्रू ही मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अभी ग्राउंड का पॉइंट अपना ये वाला है दूसरे नंबर का जहाँ पे जी लिखा हुआ है और ये हमारा 5 वोल्ट वाला पॉइंट है और 5 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है हमें। फर्स्ट वाला जो हमारा है 3.3 वोल्ट का, तो 3.3 वोल्ट हमारा इसमें 3.4 वोल्ट मिला, बिल्कुल सही है। और ये 12 वोल्ट वाला पॉइंट है, 12 की जगह पर 13 13.5 दिखा रहा है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। थोड़ा लोड पे आने पर एक्यूरेट फिर से हो जाएगा। और यहाँ पर 24 वोल्ट वाला पॉइंट है जिसमें 22 ही दिखा रहा है, तो इतना चलेगा। इसमें 21 तक भी दिखाता है, 20 तक भी दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सारी वोल्टेज अभी एक ओके हो चुकी है। चलिए मैं ऑफ करता हूँ पहले से। अब मैं यहाँ पर इधर पे शॉर्ट करके सारे को डिस्चार्ज कर लेता हूँ, मेन को भी डिस्चार्ज कर लूंगा ताकि यहाँ पर करंट न लगे हाथ लगाने पर। तो ये काम हो गया। अब यहाँ पे गए तो प्राइमरी सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम था। सेकेंडरी में क्या होता है ना, जब वोल्टेज नहीं बनती है तो जो वोल्टेज नहीं बन रही है उसके कैपेसिटर को हमने चेंज करना होता है, उसके डायोड को हमने चेंज करना होता है। कभी कभी इन डायोड के शॉर्ट होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप करने लगती है या फिर दूसरी वोल्टेज को डिस्टर्ब होता जाता है। तो ये चीजें आप देख लेना, कैपेसिटर्स को चेक कर लेना जब वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आउटपुट में हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फ्यूज अगर ओके कंडीशन में है तो आपको कुछ नहीं करना। फ्यूज अगर ओके कंडीशन में है तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऑन कर लिया फिर से। ये जो मेन कैपेसिटर है, ये बड़ा वाला कैपेसिटर है रेक्टिफायर के जस्ट बाद वाला, इसमें हमने वोल्टेज चेक करनी है। इसमें हमें डीसी वोल्टेज चेक करनी है, एसी नहीं। डीसी इसमें जैसे आपके घर में 220 30 वोल्ट आ रही है तो इसमें लगभग बढ़ के आपको वोल्टेज दिखाएगा, 300 के आसपास दिखाएगा या 350 के आसपास भी दिखा सकता है। देखिए कितना दिखा रहा है, 300 के समथिंग दिखा रहा है। अभी हमारे घर में वोल्टेज कितनी आ रही है, हमारे घर में आ रही है 220 वोल्ट। तो यहाँ पर कितनी दिखा रहा है डीसी में, तो यहाँ पर दिखा रहा है 303 वोल्ट, यानी कि ये लगभग 80 वोल्ट के या 70 वोल्ट के थोड़ा सा अप इसमें दिखाएगा क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होता है और ये आउटपुट में। और हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ही वोल्टेज ज्यादा दिखाता है। तो यहाँ पर अगर आपको 300 वोल्ट प्लस मिल रहा है या फिर जितना वोल्ट इनपुट कर रहा है उससे ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर डीसी में, तो इसका मतलब यहाँ तक का स्टेटस बिल्कुल सही है। इसके बाद आपने सेकेंडरी में इन कैपेसिटर्स को, डायोड को चेक करना है कौन सा खराब है। जो खराब होगा उसको रिप्लेस कर लीजिए। एसआर 360 है तो एसआर 360 डालिए। जो नंबर का आप डायोड और जिस वैल्यू की कैपेसिटर आप चेंज कर रहे हैं और वही वैल्यू होनी चाहिए, गलती से दूसरी वैल्यू ना लगाएं, दिक्कत हो जाएगी, सर्किट काम नहीं करेगा या ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना। वीडियोस लंबी हो गई है मेरी, लेकिन जो मैंने सिखाया आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।